हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर मोशन का पार्ट नंबर 3 है। लास्ट क्लास तक हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में कंप्लीट डेटा कवर अप कर चुके हैं। सारे टाइप के न्यूमेरिकल जितने भी थे मैंने आपको सारे कवर करवा दिए थे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे पास स्पीड वाला टॉपिक होगा। स्पीड जैसे जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, उसी तरह से दो टर्म आपस में कोरिलेटेड होंगी हमारे पास, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड स्केलर की तरह ट्रीट की जाएगी और जब डायरेक्शन भी आ जाएगी तो उसको हम वेलोसिटी बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अब देखो, उससे पहले कि आपको ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, टी शर्ट पे लिखा हुआ है मेसी। आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स में भी जानते होंगे कि ये एक अर्जेंटीना के मोस्ट फेमस फुटबॉलर हैं, लियोनेल मेसी। अब देखो कितनी अच्छी कोट यहाँ पे लिखी हुई है। इट टुक मी 17 ईयर्स एंड 114 डेज टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। कि मुझे रातों रात सफलता नहीं मिली है, उसके लिए मुझे क्या लगे हैं, मुझको 17 साल 114 दिन लगे हैं इतनी बड़ी सक्सेस पाने में। लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देख के ये लगता है कि भाई जैसे मार्क जुकरबर्ग है, बिल गेट्स है, कि ये लोग तो कितने बड़े आदमी हैं। बट आपने ये नहीं देखा कि उतना बड़ा बनने के लिए उन लोगों ने कितनी मेहनत की है, कितनी ज़्यादा एफर्ट्स उन लोगों ने डाले हैं, तब जाके वो आज उस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। तो ये खुद लियोनेल मेसी का स्टेटमेंट है कि मुझे 17 ईयर्स ऑफ 114 डेज लगे, तब जाके मैं इतनी प्रैक्टिस कर पाया और इस काबिल बन पाया कि दुनिया के टॉप मोस्ट फुटबॉलर में मैं शामिल हो पाऊँ। तो इसी तरह से ये बात हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी एजुकेशन पे भी अप्लाई होती है कि अगर आपको टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स में आना है, आपको अपने फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो आप लोगों को उसके लिए करनी पड़ेगी मेहनत। हर चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ता है। आप लाइफ की किसी भी फील्ड को देख लीजिए, हर जगह आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जहाँ पे आप डेडिकेटेड होकर हार्डवर्क करोगे, उस फील्ड में आप हमेशा आगे निकल जाओगे। ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा आपके पास ये स्टेटमेंट था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, सो दैट आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सके इस चीज़ से। ठीक है। तो अपनी क्लास आज शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पे वो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ध्यान रखना, एग्जाम में इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ग्राफ भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वो नहीं जो स्कूल में पहनते हैं वाली यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी मोशन, एक ऐसी मोशन जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। किस तरह से, देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ईजी है ये बात। सपोज़ यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो यहाँ से चलता है एक दूसरे पॉइंट बी तक। ठीक है। और उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी सपोज़ 100 मीटर। कितने सेकंड में? सपोज़ 10 सेकंड में ट्रैवल करी। इसके बाद ये चल रहा है, रुका नहीं है लगातार, फिर बी से सी तक। फिर इसने दोबारा 100 मीटर ट्रैवल करा अगले 10 सेकंड में। इसी तरह से अगले 10 सेकंड में फिर से इसने 100 मीटर ट्रैवल करा। तो आप देखते रहिए कि इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंसेस से ट्रैवल करते जा रहा है लगातार, है ना। ऐसे ही चलते जा रही होगी पूरी की पूरी कहानी। तो यहाँ पे मेन लॉजिक क्या है? मेन लॉजिक हमारे पास ये है कि जो भी ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ये हर 10 सेकंड में 100 मीटर की डिस्टेंस चल रहा है। यानी एक सेकंड में कितना चल रहा होगा? डिवाइड करके देखो, 10 मीटर चल रहा होगा। तो इन ईच एंड एवरी सेकंड दिस पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। देखो 10-10 सेकंड का मैंने टाइम इंटरवल लिया और डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हुई, डिस्टेंस सेम आई है। तो इस तरह की जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये कैसे चल रहा है, ये लगभग एक जैसी स्पीड से चल रहा है। यानी इसकी स्पीड बदल नहीं रही होगी, जिस वजह से ये बंदा लगातार हर 10 सेकंड में 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो इस तरह की मोशन यूनिफॉर्म मोशन होती है, जहां पे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो देख लीजिए, डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। और कुछ भी मैंने यहाँ पे एक टाइम रख लिया, तो सब जगह मैंने वही वैल्यू शो करी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ग्राफ है, ग्राफ कैसे आता है? यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसे आता है? तो ग्राफ कौन सा? ग्राफ तो बहुत सारे बनाए जाते हैं। तो ग्राफ जो यहाँ पे फिलहाल के लिए पढ़ना है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। की इस एक्सिस पे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी वाई वाली साइड पे, और एक्स वाली साइड पे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे टाइम लिख दिया। ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब ग्राफ कैसे आएगा सोचिए ज़रा। वो हर 10 सेकंड में 100 मीटर चलता है। तो पहले 10 सेकंड में, सपोज पहले 10 सेकंड में यहाँ पे ख़त्म हुआ मेरा, इस 10 सेकंड में वो कितना चला? यहाँ पे 100 मीटर का मैं मार्क लगा देता हूँ, 100 मीटर चला। तो यहाँ से ऐसे करके एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ग्राफ आप लोगों ने बनाए होंगे छोटी क्लास में। तो हम 10 तो पहले ऐसे चले 10 सेकंड के लिए, और ऊपर की तरफ कैसे चले? 100 मीटर के लिए। ठीक है। फिर दोबारा से 10 सेकंड के लिए और आगे मूव करो, नेक्स्ट 10 सेकंड ऐड करो, कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। इसमें नेक्स्ट 100 मीटर ऐड करो, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को अगला पॉइंट मिल जाएगा हमारे ग्राफ पे। इस तरह से यहाँ पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट 10 सेकंड ऐड करो, यहाँ कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 300 हो गया, है ना। आप इसी तरह वैल्यू ऐड करते जा रहे हो। तो हमारे पास इस तरह से फाइनली एक
ये 3 पॉइंट निकल के आ गए। अब अगर इन तीनों पॉइंट को आप मर्ज करोगे, मिला दोगे, तो अब देखिए ज़रा आपके पास कैसी लाइन आई है। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई है ऑलमोस्ट। दैट मीन्स अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। इससे ये समझ में आता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी है उस ऑब्जेक्ट ने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हर 10 सेकंड में वो कितना चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। हर 10 सेकंड में कितना चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है। तो इस वजह से इस तरह की मोशन क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। एग्जांपल्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा बाद में। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जांपल और इसका ग्राफ। नेक्स्ट में बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यहाँ उल्टा हो जाएगा। देखो किस तरह से इस चीज़ को समझा सकते हैं। सपोज हमारे पास ये पार्टिकल था, ए पे था, यहाँ से ये चला, शुरू के 10 सेकेंड में तो उसने ट्रेवल किया 100 मीटर। फिर बाद में बहुत कुछ क्राउड आ गई होगी, कुछ भी आया, तो अगले 10 सेकेंड में ये सिर्फ 60 मीटर चल पाया। ठीक है, उसके बाद ये सी पे पहुंचा। आगे फिर ये अगले 10 सेकंड में सिर्फ 20 मीटर चल पाया, आगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर इसको आगे जाके साफ रास्ता मिला, तो उसके बाद जाके नेक्स्ट 10 सेकंड में ये 150 मीटर चल पाया। तो अब देख लो ज़रा, टाइम इंटरवल तो मैंने सब जगह सेम लेने की कोशिश की है, बट ये जो डिस्टेंसेस हैं वो सारी कैसी हैं, अलग अलग हैं। पहले 10 सेकंड में वो 100 मीटर चलता है, अगले 10 सेकंड में वो 60 मीटर चलता है, अगले 10 सेकंड में वो 20 मीटर चलता है, अगले 10 सेकंड में वो 150 मीटर चलता है। तो बहुत अजीब अजीब सी वैल्यू आ रही हैं। तो इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कभी तो इसका मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, कभी वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कैसी हैं, सारी अनइक्वल हैं। तो कोई ये लिखा हुआ है, इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज। टाइम इंटरवल कैसे हैं, सारे के सारे इक्वल हैं, तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एक चीज़ को मैंने कांस्टेंट रख लिया, एक चीज़ को मैंने सेम रख लिया, मैं दूसरी चीज़ को चेंज कर रहा हूँ बार बार रैंडमली। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे। तो 10 सेकंड में 100 मीटर, अगले 10 सेकंड में 60 मीटर। तो ऐसे क्या हो रहा है, हर टाइम तो बराबर है हमारे पास, बट डिस्टेंस कैसे चल रहा है, वो अनइक्वल चल रहा है। अब जब यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो मेरे पास ग्राफ आएगा, वो ग्राफ हमारे पास कुछ जिग जैग सा या कुछ रैंडम ग्राफ आएगा। मतलब कुछ यहाँ पे बना के 100% दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक रफ ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। तो ये टाइम है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या है, इस एक्सिस पे डिस्टेंस है। ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ब्लैंक मत बनाना ग्राफ, ठीक है। और ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा। क्यों, स्ट्रेट लाइन तो तब आता है जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे हर बार। यहाँ डिस्टेंस तो बराबर चेंज हो रही हैं, तो कुछ ग्राफ हम लोग रैंडमली बना देते हैं, इस तरह का ग्राफ। ठीक है, या तो आप ऐसे बना लो, ठीक है, या फिर आप चाहो इस ग्राफ को, कई सारे वे हैं इसको बनाने के लिए, कि इस ग्राफ को आप चाहो तो बस स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना, और जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप ऐसे भी बना सकते थे यहाँ पे, कि हम लोगों ने ये लिया और हम लोगों ने ये ग्राफ इस तरह से बना दिया कि हम ऐसे चले हैं ना, यूं टेढ़ा मेढ़ा सा। तो ऐसे कुछ भी बना लो। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब कोई पार्टिकल इक्वल टाइम में अलग अलग डिस्टेंस चले, कभी ज़्यादा चले कभी कम चले, तो उस तरह की मोशन क्या कहलाती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। और उसके लिए ग्राफ हमारे पास नॉन लीनियर ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ है, ये नॉन लीनियर ग्राफ है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो इसे नॉन लीनियर ग्राफ बोलते हैं। और जो पीछे वाला हमारे पास आया था, इसको हम लोग लीनियर ग्राफ बोलते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। एग्जाम्पल्स पे आते हैं यूनिफॉर्म मोशन के। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज ए यूनिफॉर्म मोशन। घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं उसकी मोशन यूनिफॉर्म होती है। सोचो ज़रा, हमारे पास सपोज ये मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई यहाँ पे 10 पे है, तो ये 10 से 15 पे कब आएगी, 5 मिनट के बाद ही तो आएगी। ऐसा कभी होता है कि 5 मिनट से पहले ही आ गई या फिर 5 मिनट के बाद आई है नेक्स्ट वाले नंबर पे। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस मिनट वाली सुई को पूरे 5 मिनट लगेंगे, है ना। तो उसका मतलब क्या है, जो इसकी मोशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, यानी वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये सारी डिस्टेंस कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं और इक्वल टाइम लगता है। मिनट वाली सुई को इससे इस पे आने में 5 मिनट लगते हैं, इससे इस पे आने में 5 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब इस तरह से जो हमारे पास कोई घड़ी है, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, सुइयों को क्या बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं क्लॉक के, तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन होती है। इसके अलावा देखो यहाँ पे सेंटर में सन है, सन के चारों तरफ डिफरेंट प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारी अर्थ भी यहाँ पे है, अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है। ब्लू कलर का जो आपको प्लैनेट नजर आ रहा है हमारी अर्थ है। तो अर्थ भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, कैसे, एक यूनिफॉर्म मोशन में रिवॉल्व करती है ना। बात समझ में आई भाई अर्थ के चारों, सन के चारों तरफ जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो टोटल कितना टाइम लगता है उसको, 365 इंटू 1/4 डेज के अप्रॉक्स लगते हैं। तो इसका मतलब हमारी जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ
कांस्टेंट स्पीड से घूमती रहती है, उसका मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन होता है, वो भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और लास्टली हमारे पास सपोज कोई कार है, स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, रोड है, बिल्कुल खाली रोड है, उस पर वो सीधी बिल्कुल जा रही है और उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड से वो कार जा रही है। यानी अगर वो सपोज करो 30 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो 30 मीटर पर सेकेंड से लगातार जा रही है, तो उसकी मोशन भी कैसी होगी, उसकी मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। तो एक अगर कोई कार किसी स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो तो उसकी मोशन भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन होती है। तो तीन बहुत सिंपल से एग्जांपल मैंने तुम्हें समझा दिए यूनिफॉर्म मोशन के। तो एग्जांपल पता होने चाहिए जब भी किसी चीज़ को डिफाइन करते हो ना, कि आपसे पूछा कि डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने के बाद आप डेफिनेशन लिख दोगे, बाद में क्या लिखोगे, कम से कम एक या दो एग्जाम्पल हमें लिख के आने होते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी है बात, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा इलस्ट्रेट होती हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? पहला सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि अगर कार खाली रोड की जगह एक भीड़ वाले मार्केट में या क्राउडेड सिटी के अंदर आप लेके घुस जाओ, देखो जैसे यहाँ पे ये कार है, एक मार्केट वाले एरिया में चली गई, तो इसका मतलब अब इस कार वाले को अपनी स्पीड कभी तो कम करनी पड़ेगी, कभी ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी ये कभी 10 सेकंड में, सपोज एग्जाम्पल 10 सेकंड का ले लेते हैं, तो कभी ये 10 सेकंड में 15 मीटर चलेगा, कभी ये 10 सेकंड में 10 मीटर चलेगा, कभी 10 सेकंड में चलेगा ही नहीं। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बार बार चेंज होती रहेगी ना, क्योंकि इसको बार बार ब्रेक मारने पड़ेंगे जगह जगह पे भीड़ की वजह से। तो इसकी मोशन कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। मतलब अगर आप स्कूटी या बाइक लेके काफ़ी भीड़ वाले एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे आपको स्पीड बार बार घटानी बढ़ानी पड़ती है ना, रोकनी भी पड़ जाती है कभी कभी स्कूटी, तो उस सिचुएशन में वो मोशन कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसके अलावा कोई पर्सन भाग रहा है, एक 100 मीटर की रेस है, सपोज ये पर्सन भाग रहा है, वैसे तो ये पैरालंपिक वाली रेस है, क्या ये पर्सन भाग रहा है 100 मीटर की रेस में, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में पर्सन 100 मीटर की रेस में तेज़ी से भागता है और जैसे जैसे वो टारगेट पास आता जाएगा वैसे वैसे अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा, सो दैट वो 100 मीटर की रेस को फास्टली कवर कर सके। तो उसका मतलब उसकी डिस्टेंस भी क्या होती रहती है, टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। यानी कि वो शुरू के 10 सेकेंड में सपोज करो वो 10 मीटर चला, अगले 10 सेकेंड में वो कोशिश करेगा कैसे चलने की, सपोज अगले 10 सेकंड में वो 20 मीटर दौड़ा, अगले 10 सेकंड में वो कितना दौड़ा, 30 मीटर दौड़ा। तो ऐसे करते करते वो लगातार अपनी स्पीड बढ़ाता जाएगा। तो एक भागता हुआ पर्सन नॉर्मली किसी रेस में वो भी कैसी मोशन को शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये वाला, तीसरे वाला, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जैसे ऊपर से कोई बॉल है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये लेडी खड़ी हुई है, इसने एक बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, फोर्स नहीं लगाना, बस ऊपर यहाँ खड़े होके बॉल को बस छोड़ दो, छत पे से अपने बॉल को छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाई, कोई ताकत नहीं लगाई, फेंका नहीं है उसको, बस ऊपर से हाथ से छोड़ दिया। तो धीरे धीरे ये बॉल नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से। तो देखो पहले तो उसने बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, उसके बाद इसने ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है, फिर उसने इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है और फिर और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो जैसे जैसे ये नीचे आती जा रही है तो हर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने, वो डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली गिराया जाता है तो उसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं और उसका मोशन भी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही हैं सेम टाइम में, हर बार टाइम इंटरवल 1-1 सेकंड का ही गैप है भाई, 1 से 2 में 1 सेकंड का गैप होगा, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो टाइम तो सेम है बट डिस्टेंस तुम्हें नजर आ रही है, गैप ज़्यादा होते जा रहे हैं बाद में। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के 3 कॉमन से एग्जाम्पल ये हो गए हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है स्पीड एंड वेलोसिटी का। अब देखो यहाँ पे 2 कार हैं, इस कार की बात करें, ये कार हमारे पास राइट साइड में जा रही है, ये वाली कार 100 से लेफ्ट साइड में जा रही है। तो अब ये राइट में जाए या लेफ्ट में जाए, जब हम बात करेंगे स्पीड की तो स्पीड तो मैं 100 मीटर पर सेकंड ही बोलूँगा दोनों केस में। देख लो भाई, यहाँ भी 100 मीटर पर सेकंड लिखी हुई है स्पीड, यहाँ भी 100 मीटर पर सेकंड लिखी हुई है। क्यों? स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो चाहे कार आपकी राइट में जाए चाहे कार लेफ्ट में जाए तो उसके साथ कोई प्लस माइनस आएगा ही नहीं। बट अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वहाँ पे तो ये बात मैटर करती है कि आप राइट में जा रहे हो लेफ्ट में जा रहे हो। तो हम लोग बाय कन्वेंशन क्या करते हैं, राइट वाली साइड को प्लस मान के चलते हैं, लेफ्ट वाली साइड को माइनस मान के चलते हैं। तो अगर कार राइट साइड में जा रही है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +100 लिखा हुआ है ना। आई कैप का यहाँ पे मतलब होता है, ये एक वेक्टर होता है आई कैप, इसका मतलब होता है कि ये कार कहाँ जा रही है, ये कार एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है ना, पॉजिटिव साइड पे जा रही है। तो इस यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये कार लेफ्ट साइड में जा रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये लेफ्ट में जा रही है इसलिए माइनस लिखा है, यहाँ ये राइट में जा रही है इसलिए हमें प्लस लिखा है। तो वेलोसिटी में हमें प्लस माइनस भी बताने होते हैं, या फिर अगर आप प्लस माइनस नहीं बताना चाहते तो आपको क्या लिखना है, डायरेक्शन को मेंशन कर दो भाई, ये वाली कार ईस्ट की तरफ जा रही है और ये वाली कार वेस्ट की तरफ जा रही है। तो वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर आपको समझा दिया था। ठीक है, तो ये बेसिक था स्पीड वेलोसिटी का। तो स्पीड से कहानी शुरू करते हैं हम लोग, क्या होती है स्पीड।
तो स्पीड का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, उसको स्पीड बोलते हैं। मान लिया मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए है और एक बी है। मैं ये बोल रहा हूँ ए वाला ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेकंड में, हर एक सेकंड में लगातार हर एक सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये बी वाला ऑब्जेक्ट हर एक सेकंड में 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो कौन एक सेकंड में ज़्यादा चल रहा है? दूसरे वाला, बी वाला ज़्यादा चल रहा है ना, तो इसका मतलब बी की स्पीड ए की स्पीड से ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो स्पीड का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस उसकी स्पीड कहलाती है। इसी से फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब अगर टाइम को यहाँ पे 1 सेकंड कर दिया जाए, टाइम को 1 सेकंड कर दूँ तो डिस्टेंस और स्पीड बराबर हो जाएंगी, क्योंकि अपॉन में बनाने से तो गायब हो जाएगा। तो एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। कि एक ऑब्जेक्ट आपको समझा दिया, ए वाला ऑब्जेक्ट एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया, जो बी वाला ऑब्जेक्ट था वो एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गया। तो कौन दूर चला? ये बी वाला ऑब्जेक्ट दूर चला, यानी बी वाले की स्पीड ए वाले से ज़्यादा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। कैसी क्वांटिटी आपको समझा दिया, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर तो है नहीं है। अब एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे इसकी? एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्यों? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। पर आता है स्लैश। कभी बार बुक में ऐसे भी लिखा होता है इसको, एम एस को ऊपर लेके जाओगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो एम एस -1। तो अब चाहे तो इसको लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो, मीटर पर सेकंड, इस तरह से करके। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। अब हमारी जो गाड़ी होती है उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। भाई जो भी ऑटोमोबाइल होगा, चाहे स्कूटर हो, बाइक हो, है ना, गाड़ी हो, बस हो, कुछ भी हो, उनमें स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीडोमीटर स्पीड को नापता है। ठीक है, ये वेलोसिटी नहीं बताता, डायरेक्शन नहीं बताएगा। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है, और वो स्पीड कैसे नापता है? वो किलोमीटर पर आवर में बताता है कि आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, या आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो वो जो स्पीड को मेजर करता है ना, वो किलोमीटर पर आवर में करता है। बट ध्यान रखिएगा, जो एसआई यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर नहीं होती, वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। आपको ऑटोमोबाइल का यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो, जो यहाँ पे आपको ये बाहर वाला रेड कलर में जो मार्किंग लगी हुई है, वो जो मीटर नज़र आ रहा है, ये मेरा स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर के बीच में ही तुम्हें कुछ रीडिंग लिखी मिल रही होंगी यहाँ पे 2, 3, 4, 1 समथिंग करके, है ना। ये मेरा ऑडोमीटर होता है। एक मीटर और भी तो पढ़ाया था ना आपको, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या नापता है? ऑडोमीटर डिस्टेंस नापता है कि आपकी गाड़ी, आपका व्हीकल कितनी डिस्टेंस चल चुका है। तो वो यहाँ से रीडिंग चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये ऑडोमीटर हो गया मेरे पास, और इस साइड वाला मेरे पास क्या हो गया? जहाँ पे सुई घूमेगी पूरी की पूरी, तो ये हो गया मेरे पास स्पीडोमीटर। तो यू शुड नो दैट स्पीडोमीटर से किसी गाड़ी की स्पीड नापी जाती है, ना कि वेलोसिटी। और ऑडोमीटर से क्या पता लगता है? उसकी डिस्टेंस, ना कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये बेसिक हुआ अभी स्पीड के बारे में। अब स्पीड टोटल 4 तरह की होती हैं। पहली स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। दूसरी नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल, जो बार बार बदलती रहती है। तीसरी होती है इंस्टेंटेनियस, और चौथी होती है एवरेज स्पीड। यहाँ पे सारी स्पीड्स में चौथे वाली स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाली स्पीड के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलते हैं अक्सर, है ना। तो न्यूमेरिकल हमारे एवरेज स्पीड के ऊपर होते हैं। तो चारों के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे वाली जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरह से यहाँ पे आएगी, वैसे तो तीनों स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन की तरह से आएंगी। इस तीसरे वाली का कोई आपको फॉर्मूला वगैरह देखना नहीं है, और फॉर्मूला होगा भी तो हमें अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये 11th क्लास में पढ़ाई जाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का 9th क्लास में कोई खास रोल नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि होती क्या है ये। तो तीसरे वाले के ऊपर ज़्यादा टेंशन मत लेना, हल्का सा आइडिया होना चाहिए बस। बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? बिल्कुल जैसे अपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ी थी उसी के जैसे डेफिनेशन है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चले इक्वल टाइम में, तो उसकी स्पीड कैसी होती है? यूनिफॉर्म स्पीड होती है। बहुत सिंपल सी बात। अब इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे आएगी। मैं पुराने वाला एग्जाम्पल लूँगा बिल्कुल। हमने ए से बी गए, 10 सेकेंड में कितना चला? 100 मीटर चला। अच्छा जी, फिर हम लोग आगे गए, अगले 10 सेकंड में हमने कितना चला? 100 मीटर चला। भाई इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना हमको इक्वल टाइम में। अगले 10 सेकंड में हमने फिर से 100 मीटर चला। ऐसे ही अगले 10 सेकंड में हम लोगों ने फिर से 100 मीटर चला। तो ऐसे हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे, सपोज ई पे पहुंच गए।
तो अब ज़रा यहाँ पे हर केस में आप स्पीड निकाल के देखो, यहाँ पे स्पीड निकालो भाई, स्पीड s इज इक्वस टू स्पीड इज इक्वस टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है, तो 100/10 करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। यहाँ पे निकाल के देखो 100/10 करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। यहाँ पे निकाल लो C से D पे 10 मीटर पर सेकेंड आएगी, यहाँ पे निकाल लो कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो ये एग्जाम्पल है जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो प्रॉपर वे में, ठीक है, यही बिल्कुल ऐसे लिखा है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो सेम आई है, चेंज हो रही है क्या ये स्पीड, नहीं सर, ये स्पीड तो हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, ये बदल ही नहीं रही। कांस्टेंट का मतलब वही तो होता है जो चीज़ चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये स्पीड तो कांस्टेंट है, इसीलिए इसको क्या बोला हम लोगों ने, यूनिफॉर्म स्पीड बोला, क्योंकि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक ही वर्ड होते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम में, तो उसकी स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है या यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो ये एग्जाम्पल उसको जस्टिफाई कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड किससे डिफाइन होगी, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अब की बार डिस्टेंस कैसी है, अनइक्वल डिस्टेंस है, बट टाइम इंटरवल हम इक्वल लेके चलते हैं, किसी एक चीज़ को तो कांस्टेंट करना पड़ेगा ना, तभी तो कंपैरिजन करोगे। तो अगर अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में, तो उसकी स्पीड कैसी होती है, उसकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म मानी जाती है। इस एग्जाम्पल को जस्टिफाई करके देख लेते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्ट ए से चला, सपोज यहाँ पे बी पे पहुँचा, शुरू के 10 सेकेंड में उसने ट्रैवल किया 100 मीटर, है ना, रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ऐसी वैल्यू लूँगा जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगले 10 सेकेंड में सपोज करो उसने चला 80 मीटर, है ना, थोड़ी स्पीड कम हो गई। अगले 10 सेकेंड में उसने चला सपोज करो 60 मीटर, अगले 10 सेकेंड में उसने चला सपोज करो 150 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फाइनली ई पॉइंट पे पहुंच गया। अब आप हर पॉइंट पे स्पीड निकालो, यहाँ पे स्पीड निकालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ पे s1, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/10 कितना होता है, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। यहाँ पे निकालो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 80/10 कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 60 अपॉन, यहाँ पे 10 सेकेंड, ये सेकेंड 100 नहीं है, ठीक है, 60/10 कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पे S4 150/10 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब आप देखो जरा, स्पीड पहले 10 थी, फिर 8 हुई, फिर 6 हुई, फिर चेंज हो गई, यानी बार बार स्पीड क्या हो रही है, बदल रही है। तो ये कैसी स्पीड है, ये वेरिएबल स्पीड है, ये चेंज होने वाली स्पीड है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसी स्पीड जो बार बार टाइम के साथ बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और रियल लाइफ में हमारे पास यही होता है, रियल लाइफ में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होती है। क्योंकि आप कोई भी गाड़ी चला लो, कुछ भी व्हीकल चला लो, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप अपनी जगह से चले और लास्ट तक बिल्कुल एक जैसी स्पीड से गए, फिर रास्ते में आपको गाड़ी रोकनी भी पड़ सकती है, आपको जाम भी मिल सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लॉट ऑफ इशू कैन बी देयर। तो हमेशा रियल लाइफ में कौन सी स्पीड होती है हमारी, वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ही होती है। यूनिफॉर्म स्पीड तो बहुत रेयर केस में शायद ही आपको मिल पाए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ही एक स्पेशल केस आपका कौन सा बनेगा, इंस्टेंटेनियस वाला। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को देख लीजिए, देखो इसमें एक वर्ड आता है इंस्टेंटेनियस में, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड देखी गई उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सपोज आपकी गाड़ी इस रास्ते से जा रही थी, प्लेस ए से प्लेस बी तक जा रहे थे, आपकी गाड़ी इस जगह रास्ते में पहुंची और एकदम से गाड़ी में बैठे हुए किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया कि भैया बताना गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। तो एकदम से आपने उसको देख के बताया कि अच्छा भैया गाड़ी हमारी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो एकदम से देख के जो आपने उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू बताई, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इस पर्टिकुलर गाड़ी की उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड आपने बताई वो क्या है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। मान लिया किसी ने आपसे टाइम पूछा, सपोज घड़ी में देख के आपसे टाइम पूछा कि भैया बताओ कितना टाइम हो रहा है, कुछ इस तरह की सिचुएशन थी। तो आपने क्या बताया कि सर भैया रात के ना 9 बज रहे हैं। तो रात के 9 बज रहे हैं जो आपने ये बताया ना, ये कैसा टाइम बताया एकदम देख के, ये इंस्टेंटेनियस टाइम है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस टाइम आप लोगों ने बताया। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो चीज़ चेक की जाती है उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। देखो डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हाँ जब लगातार स्पीड बदलती रहे, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे बताई गई स्पीड, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताई गई स्पीड, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात। भाई गाड़ी में जा रहे थे नॉर्मली, किसी भी टाइम पे बीच में रास्ते में किसी ने पूछ लिया आपके छोटे भाई बहन ने कि गाड़ी दे बताना कितनी स्पीड से चला रहे हो, आपने कहा मैं 80 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा हूँ। तो आपने जो वैल्यू बताई वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है उस पर्टिकुलर टाइम पे। फिर आधा घंटे बाद उसने दोबारा पूछ दिया कि गाड़ी कितने से चला रहे हो, आपने कहा मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो दोबारा आपने क्या बताई, दूसरी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मूले की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये फॉर्मूला 11th क्लास में आता है, कोई भी समझ में भी नहीं आएगा। तो हमारे पास सिर्फ इंस्टेंटेनियस स्पीड की
डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर स्पीडोमीटर लगा के उसको ठीक से समझा दिया है। ठीक है, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना दोबारा से, किसी पॉइंट पे आपको डाउट होता है तो। ठीक, देखो एक और डायग्राम है, यहाँ पे गाड़ी जा रही है, तो एकदम से गाड़ी में अपने किसी से पूछा भैया कितनी स्पीड है, तो उसने बताया 25 मीटर पर सेकंड, है ना। वैसे मीटर पर सेकंड बताती नहीं है गाड़ी में कहीं पर भी, मान लिया 25 किलोमीटर पर आवर बताया किसी ने, तो ये 25 किलोमीटर पर आवर जो उस टाइम उसने बताया, ये क्या हो गई उसकी, ये उसकी इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग बहुत अच्छे से लिखना, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बताई गई स्पीड। ठीक है, चलिए अब आते हैं एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पे। अब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों आया भाई, इतनी सारी तीन स्पीड पढ़ा तो दी है भाई, एवरेज क्यों आ गई। सोचो, सपोज प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना है, ये प्लेस बी आप ए आपका है सपोज मेरठ, ठीक, और यहाँ से आपको जाना था दिल्ली। आप निकले गाड़ी लेके, रोड पे गए, रास्ते में जगह जगह पे जाम मिला, गाड़ी की स्पीड तुम्हें कम ज़्यादा करनी पड़ी, बीच में एक जगह पे आप होटल पे खाना खाने के लिए रुक गए आधा घंटे के लिए, फिर दोबारा चल दिए, तो ऐसे करके एट लास्ट में करते करते तुम लास्ट में दिल्ली में पहुंच गए। दिल्ली में जाके तुम्हारे किसी एक रिलेटिव ने तुमसे पूछ लिया कि भैया गाड़ी कितनी स्पीड से चला के लेके आए थे। अब आप सोच में पड़ जाओगे मैं इसे क्या आंसर दूं, क्योंकि इतने बड़े रास्ते में, मेरठ से दिल्ली के रास्ते में गाड़ी की स्पीड तो पता नहीं लाखों बार चेंज हुई होगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो होना ही होना है। तो मैं इसे क्या आंसर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में आप आंसर नहीं दे सकते उसे, क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड बार बार बदलती गई है, आप रास्ते में रुके भी थे, बहुत कुछ है। बट दो बातें आप बहुत अच्छे से जानते हो जो कन्फर्म्ड है। क्या, एक तो टोटल डिस्टेंस आपने कितनी ट्रैवल करी है, भाई आपकी गाड़ी का जो ऑडोमीटर है वो बता देगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी आप ये बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, इसके अलावा कि आप मेरठ से कितने बजे चले थे और दिल्ली में कितने बजे आके लैंड हुए हो, यानी टोटल टाइम कितना लगा ये भी आपको कंफर्म पता है। भाई दो बातें तो बता ही सकते हो कि टोटल कितने टाइम में यहाँ पहुँचे हैं और टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है हम लोगों ने। अब टोटल डिस्टेंस हमें तो याद नहीं है, तो आपका गाड़ी का ऑडोमीटर बता देगा ना कि आप मेरठ से जब चले थे तब रीडिंग इतनी थी, कि भाई मेरठ से हम चले थे, गाड़ी की रीडिंग थी 14150, और जब दिल्ली पे आ गए हैं तो ये रीडिंग हो गई है 14250, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ से यहाँ पे रीडिंग चेंज हो गई, तो कितना डिस्टेंस का फ़र्क आया है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करके निकाल लेंगे कि सर हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर के आसपास चली है ऐसी, है ना। तो आराम से ऑडोमीटर से टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगी, टोटल टाइम पता लग जाएगा, तो इन दोनों को डिवाइड करके जो स्पीड आएगी उसी को क्या बोलते हैं, उसी को एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो अब एवरेज स्पीड हम लोग उसको बता पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की या हमारे ऑटोमोबाइल की स्पीड बार बार चेंज हुई हो एक पूरी पर्टिकुलर जर्नी में, और हमें पूरा एक एवरेज चेक करना हो उसका, तो उस सिचुएशन में हम कैसे निकाल सकते हैं उस चीज़ को, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करके। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, कोई शॉर्टकट स्कूल्स में पढ़ाते हैं उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन आपका इस फार्मूले से करवा दूंगा एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने वाला, तो सब कुछ इससे पॉसिबल है अगर आपको ये अच्छे से आता है तो एवरेज स्पीड का ये कॉन्सेप्ट हो गया, द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल एंड टाइम, यानी द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, दैट्स इट। अच्छा, अब क्वेश्चन करते वक्त आप लोगों को काफ़ी जगह पे ही कन्वर्जन करने पड़ेंगे। लाइक आपको यहाँ पे 3 स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ सिखाता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट मेरे पास है 60 किलोमीटर पर आवर है, मुझे इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो हमारे पास मेथड नंबर 1 सीखिए। मेथड नंबर 1 बहुत बेसिक सा मेथड है, हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 1 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे लिख लिया मैंने। अच्छा, 60, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने 1000 मीटर किलोमीटर को हटा के ऊपर लिख दिया। अपॉन में आवर है, 1 आवर में कितने हमारे पास मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सेकंड में कन्वर्ट हो पाएगा। यानी कि 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो फाइनली 2 बार 60 हमारे पास आया। सॉल्व करोगे 60 से 60 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी हमारे पास, तो 100/6 बचेगा, यानी 50/3 बचेगा। तो 50/3 मीटर पर सेकंड हमारे पास हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहाँ तो 60 से 60 कट गया, कहीं पर बाई चांस नहीं कट पाया तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी ना, तो इसका एक शॉर्टकट भी है। तो मेथड नंबर 2 पढ़ते हैं, ये हमारा शॉर्टकट है, तो इसी मेथड को हम लोग यूटिलाइज करेंगे। हर जगह पे इसी को याद रखेंगे कि किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं कि सर 60 किलोमीटर पर आवर दे रखा था, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है मुझे, तो क्या करूंगा, इस 60 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर जो भी आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ये क्वांटिटी कहाँ से आई, इसी को जो यहाँ लिखा हुआ है ना 1000/60 × 60, इसी को सॉल्व कर लिया पहले, तो यहाँ से सॉल्व करके ये आता है, तो डायरेक्टली याद कर लेना कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग इस चीज़ को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 से ये 3 बार कट जाएगा, 6 से ये 10 टाइम्स कट गया, 10 5 जा 50, 50/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान कर देगा, ज़्यादा चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही इन दोनों को ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारे पास है 72 वाला। 72 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 72 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 5/18 से करोगे। 18 से कितनी बार डिवाइड होगा, ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। 4 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या है, 108 किलोमीटर पर आवर है। इसको भी क्या करेंगे, हमारे पास 108 दे रखा है, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 18 से हमारे पास 18 5 जा 90 होता है, 18 6 जा 108, ठीक है। तो 18 6 जा हमारे पास 108 आ जाएगा, और यहाँ से 6 5 जा कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। 144 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप सॉल्व करना। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे रख लो, सपोज रैंडमली वैल्यू ले रहा हूँ, 100 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप सॉल्व करना। तो ये दोनों वैल्यू सॉल्व करके इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर पर सेकंड में इनका आंसर निकालना है। तो ये खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एग्जाम में भी ये करके आ सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, ये एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन है, और यहाँ से मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसका पाथ कैसे होता है, तो पाथ उसका स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तभी तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट, उसकी मोशन आपको यूनिफॉर्म मोशन मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप, किसी स्पेसशिप से सिग्नल आया, रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। सिग्नल कितने टाइम में पहुंचा ग्राउंड तक, 5 मिनट में पहुंचा। तो दूसरे का सॉल्यूशन करवा रहा हूं यहाँ पे। तो सिग्नल पहुंचा ग्राउंड पे 5 मिनट में, तो टाइम हो गया 5 मिनट का। याद रखना मिनट को तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 6 5 कितने हो गए, 300 सेकंड मैंने टाइम को चेंज कर लिया। 5 मिनट में पहुंचता है सिग्नल। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। आपसे डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि डिस्टेंस हम लोगों से पूछी गई है, हमें डिस्टेंस नहीं पता है। द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है वो स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस को डी लिख लो, हमें पता ही नहीं है। टाइम कितना है, टाइम 300 सेकंड का है, तो 300 हो गया। तो ये 300 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। तो डी कितना आएगा, डी आएगा 3 3 जा 9 हो गया। देखो 3 3 जा तो 9 हो गया, और ये 2 0 यहाँ पे ऐड हो गए, कितना हो गई, 10⁻10 हो गई। तो 9 × 10⁻10 मीटर। मीटर लगाना मत भूल जाना, डिस्टेंस मीटर में आएगी नहीं आएगी आपकी। तो फाइनली इतने मीटर की डिस्टेंस हमारे पास हो गई। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला लगाया। वैल्यू को कन्वर्ट करना ध्यान रखना, मिनट अगर आता है तो सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। किलोमीटर पर आवर कहीं पे आता है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है उसको, ठीक है। एनसीईआरटी का ये एक अलग क्वेश्चन है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। पहले 16 मीटर उसने 4 सेकंड में कवर किए, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, अगले 16 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर किए। तो एवरेज स्पीड तुमसे पूछी है। तो इसका मतलब सपोज ए पे ऑब्जेक्ट था, शुरू में वो 16 मीटर की डिस्टेंस चला, कितने मिनट में, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, ठीक है। बी पे पहुंच गया होगा सपोज। फिर नेक्स्ट में वो 16 मीटर दोबारा चला, अब की बार कितने सेकंड में, 2 सेकंड में पहुंच गया फाइनली अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो एवरेज स्पीड पूछी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि सर एवरेज स्पीड का तो एक कॉमन सा फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है एक अकेला फॉर्मूला। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारे पास हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, हम लोगों को अच्छे से पता है। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे है कितनी, तो भैया टोटल डिस्टेंस निकाल लो इस जगह पे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 हो जाएगी ना। तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर तो कितनी हो गई टोटल डिस्टेंस, 32 मीटर हो गई। टोटल टाइम कितना आएगा यहाँ पे,
टोटल टाइम 4 सेकेंड तो पहले था, 6 सेकेंड बाद में है, तो कितना हो गया टोटल 6 और 4 10 सेकेंड का मेरे पास टाइम हो गया, ठीक है। सॉरी 4 और 6 नहीं है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारे पास है 2 सेकेंड, तो 4 और 2 कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 6 सेकेंड का टोटल टाइम हो गया, ठीक है। तो 4 और 2 6 सेकेंड का टाइम हो गया। अब दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 6 सेकेंड आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 से 16 टाइम्स कट हो गया। सॉल्व कर लो कि 16/3 ये लिखा हुआ है, तो 3 5 जा 15, पॉइंट लगा के 0 नोट करोगे तो 3 3 जा 9, तो 5.33 मीटर पर सेकेंड, लगभग इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस सिंपल कैलकुलेशन को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, हमेशा एवरेज स्पीड निकालने में टोटल डिस्टेंस निकालनी है, टोटल टाइम निकालना है, और आराम से आप लोग उसको कैरी आउट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये 8.2, ये भी एनसीईआरटी का है। द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ट्रिप के स्टार्टिंग में ऑडोमीटर दिखा रहा था इतने किलोमीटर, और लास्ट में ऑडोमीटर कितना दिखा रहा है 2400 किलोमीटर। तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है ट्रिप में, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की गई है ना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग इस रीडिंग से निकाल लेंगे आराम से। तो टोटल इस ट्रिप में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई सर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू बाद वाली रीडिंग 2400 किलोमीटर है माइनस पहले वाली रीडिंग 2000 किलोमीटर है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 400 किलोमीटर आएगा, यानी गाड़ी जो है 400 किलोमीटर चली है, ठीक है। 400 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मुझे आंसर मीटर पर सेकंड में भी देना है स्पीड का, और किलोमीटर पर आवर में भी देना है ना। तो क्योंकि मीटर ये ms-1 का मतलब क्या होता है, मीटर नीचे ले आओ पर सेकंड, तो मैंने आपको बताया था एक ही चीज़ होती है ये। तो 400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 400, तो ऐसी कैसी, किलोमीटर में तो 1000 होते हैं, तो 3 जीरो और लगा लो, 1 2 3, तो इतने मीटर मेरे पास 5 जीरो लग के इतने मीटर डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना है 8 घंटे का है, तो टाइम 8 आवर्स का है, तो टोटल टाइम 8 आवर्स दे रखा था, तो 8 आवर्स। अब कैसे कन्वर्ट करें, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको इतना ही छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे हमेशा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो आपने लिखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास पहले किलोमीटर वाले पैरामीटर यूज़ करके निकाल लो, ताकि किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाए, फिर मीटर पर सेकंड से निकाल लेंगे। तो पहले तो इससे निकाल लो एक बार, 400 किलोमीटर रखो, नीचे क्या रखोगे फिर टाइम आवर में रखोगे, तो यहाँ से 8 से 5 बार कट जाएगा, 8 5 40, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। देखो इतनी अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अब अगर आपने आंसर किलोमीटर पर आवर में निकाल लिया, तो अब तुम्हें इन्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनका क्या काम है, क्यों सर इन्हें क्यों यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, भाई क्या करोगे नहीं यूज़ करके, जब तुमने किलोमीटर पर आवर में आंसर निकाल लिया, जब तुमसे पूछा भी था, और अब इस आंसर को ही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो ना, ट्रिक तुम्हें सिखाई थी। तो 50 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, सिंपल सी आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से काट दो, तो ये 25 टाइम्स कट गया, ये 9 टाइम्स कट गया, तो 25 5 जो कितना हो गया 125 हो गया, और अपॉन में कितनी वैल्यू आ गई 9 आ गई। इतने मीटर पर सेकंड हमारे पास हमारी स्पीड आ गई, मीटर पर सेकंड में एवरेज स्पीड, और ये क्या है किलोमीटर पर आवर में आई थी। चाहो तो इसको पॉइंटों में सॉल्व कर लो, अदरवाइज यहाँ पे भी फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। तो वो कितना फ़ायदा हो गया, किलोमीटर पर आवर में अगर हमारे पास था, तो हमें फिर से ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू रख के नहीं निकालना पड़ा, हमें शॉर्टकट याद था, 5/18 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आराम से आ जाता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बच्चों बहुत अच्छे से कर लेना। पूरी फिजिक्स में हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो अभी तो सिर्फ स्पीड वाला टॉपिक पढ़ा है, फिर वेलोसिटी आएगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी। तो इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जरा मैथमेटिक्स की तरह इसको लेकर चलो, खूब सारे क्वेश्चन, कम से कम 50-60 क्वेश्चन आप लोग आराम से इस चैप्टर में कवर अप कर लोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहले स्टार्टिंग बता दिया था फिजिक्स में, 9th की फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, हर चैप्टर में आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस बहुत हेल्प करते हैं आपके माइंड को बूस्ट अप करने में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से है, आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जब अपने स्कूल की तरफ जा रहा था, तो उसने क्या देखा कि एवरेज स्पीड लगभग 20 किलोमीटर पर आवर है जाने के टाइम पे, और जब वापस आ रहा था स्कूल से उसी रूट से, सेम रूट से, तो उसने देखा ट्रैफिक अब कम है, तो गाड़ी वाले ने गाड़ी तेज़ चलाई, और अब की बार एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर आई। तो आपको एवरेज स्पीड उस अब्दुल की पूरी ट्रिप की निकालनी है। मतलब अब्दुल अपने होम से पहले तो कहाँ जाता है, पहले तो वो स्कूल जाता है, ठीक है, ये उसका स्कूल है,
जब जाता है तो जाते टाइम पे स्पीड कितनी होती है, 20 किलोमीटर पर आवर होती है। और फिर अब्दुल वहाँ से लौट के वापस अपने घर की तरफ आता है, तो आते वक्त स्पीड कितनी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर होती है। वापस ये घर पे पहुंच चुका होता है। अब डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं स्कूल से घर की, तो लेट कर ली मैंने, जो डिस्टेंस है टोटल कितनी है, ये डिस्टेंस डी डिस्टेंस है, तो डी जाने की डिस्टेंस हो गई और डी आने की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, डायग्राम बनाओगे बच्चों आप तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो इतना कंफर्म हो गया मेरे को कि टोटल डिस्टेंस मेरे को पता लग गई। टोटल डिस्टेंस भाई, इस घर से स्कूल जाने की डी डिस्टेंस और वापस आने की भी डी डिस्टेंस, क्योंकि उसी रूट से वापस आया था, लिखा है उसने यहाँ पे सेम रूट से वापस आया था, तो 2D डिस्टेंस हो गई। अच्छा, अब यहाँ से घर से यहाँ तक जाने का टाइम सपोज T1 और वापस आने का टाइम सपोज T2। क्यों? जाने में ज़्यादा टाइम लगाओगे, जाने में स्पीड कम थी, वापस आने में कम टाइम लगाओगे क्योंकि स्पीड कैसी है, ज़्यादा है ना। अगर तेज़ी से जाते हो भाग भाग के कहीं पे तेज़ी से, तो टाइम कम लगता है ना। तो इसका मतलब अब टोटल डिस्टेंस निकाल ली, क्योंकि मुझे पता है मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी ट्रिप की, तो मेरे पास एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ हमेशा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भैया, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता लग गई, मैं टोटल टाइम और निकाल लूँगा, मेरा काम बन जाएगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालूंगा, जाने का टाइम प्लस वापस आने का टाइम, मतलब T1 प्लस T2। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT का ध्यान रखना। तो T1 प्लस T2 दो पार्ट में हो गया। T1 जाने वाला टाइम है। अब टाइम कैसे निकालोगे, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी वैल्यू। तो टाइम जाने का टाइम, जाने का टाइम मतलब जाने की डिस्टेंस सर d है, अपॉन जाने की स्पीड, जाने की स्पीड कितनी है 20 है, देख रहे हो ना, जाने का डिस्टेंस d है और स्पीड कितनी है 20 है। तो मैंने यहाँ से टाइम का फॉर्मूला यूज़ करा भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी वैल्यू। तो डिस्टेंस जाने की d है और जाते वक्त स्पीड कितनी है 20 है, वापस आते वक्त डिस्टेंस d है, वापस भी तो d आया होगा वो, और स्पीड आते वक्त कितनी है 30 है। सॉल्व करो जरा, यहाँ पे 60 LCM आ गया हमारे पास, तो 20 3 जा 60, तो 3D ऊपर आया, और 30 2 जा 60, तो 2D ऊपर आया, तो ये हुआ 5D अपॉन 60। तो अब 5 से इसे कट कर दोगे तो 12 टाइम्स कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आई हमारे पास, ये आई D अपॉन 12, है ना। तो मेरे पास D अपॉन 12 वैल्यू आ गई टोटल टाइम की। तो टोटल डिस्टेंस भी मुझे पता है, टोटल टाइम भी पता है, यहाँ पे रख दो। तो टोटल डिस्टेंस है 2D, टोटल टाइम कितना है D अपॉन 12 है ना। इस D से ये D कट जाएगा, 12 चला जाएगा ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा 25। आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। क्यों, आपको वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी ना दोनों की दोनों। तो इस तरह से एवरेज स्पीड के क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। देख लो कैसे कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस निकाली मैंने, इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड किया है। जाते वक्त D डिस्टेंस थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, आते वक्त भी D डिस्टेंस थी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जाने आने की कितनी हो गई 2D हो गई, क्योंकि आपको एवरेज स्पीड पूरी ट्रिप की निकालनी थी। टोटल टाइम, जाने का टाइम प्लस लौट के आने का टाइम, जाने का टाइम, अब टाइम कैसे निकाले, मैंने फॉर्मूला यूज़ करा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या आया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गई। तो जाने की डिस्टेंस अपॉन जाने की स्पीड, तो जाने की डिस्टेंस सर D है, जाने की स्पीड 20 है, प्लस वापस आने की डिस्टेंस BD और वापस आने की स्पीड 30 हो गई। सॉल्व करके एलसीएम लिया, D अपॉन 12 आया, दोनों वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख दिया, आपको एवरेज स्पीड कितनी मिल गई 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से एवरेज स्पीड के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। ये पहले वाला तो बिल्कुल अब्दुल जैसा ही है काफ़ी हद तक, डायग्राम बना के सॉल्व करना, और दूसरे वाला एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये दो आपको होमवर्क से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था स्पीड वाला, वो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया। सबसे पहले तो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बताई थी, उनके ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बनाने को आ जाते हैं। और स्पीड के बारे में चारों टाइप की स्पीड को डिस्कस करा दिया, और उसमें से एवरेज स्पीड के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे हम लोगों ने वो भी कवर अप कर लिए। अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो वहाँ पे हम लोग वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे। चारों टाइप की ऐसी वेलोसिटी आएंगी और उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। फिर हमारा आएगा बाद में एक्सेलरेशन नाम का टॉपिक। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती जाएंगी और हम चीज़ें सीखते जाएंगे एक एक करके। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद आज हम लोगों को स्पीड के बारे में जानकारी हो गई, आपको ऑडोमीटर के बारे में, स्पीडोमीटर के बारे में भी पता लग गया। ठीक है ना, चलो।